हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। चलिए, सब मजा मजा है। ओके, तो आज हम केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 लेकर के आए हैं। इसके पहले इस चैप्टर का 2 लेक्चर आ चुका है। तो एक रिक्वेस्ट है कि जो विद्यार्थी जी हमारा लेक्चर नंबर 3 से देखने शुरू किए हैं, तो उनसे एक आग्रह है कि वो सबसे पहले जाकर के हमारा लेक्चर नंबर 1 और 2 को पहले देखिए, उसको कॉपी में नोट्स बनाइए और तब जाकर के लेक्चर नंबर 3 देखिएगा। तब आपको ज्यादा समझ में आएगा और उस कंसेप्ट भी बनते रहेगा। तो चलिए, आज की इस क्लास को प्रारंभ किया जाए। जैसा कि हम लेक्चर नंबर 2 में आपको बात कर रहे थे कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर होता है जिस वजह से रिएक्शन के होने वाले स्पीड पर प्रभाव पड़ता है, जिसमें हम 2 फैक्टर लेक्चर नंबर 2 में पढ़े थे। याद है? पहला फैक्टर क्या पढ़े थे? कॉलिजन का कंसेप्ट देखे थे। दूसरा फैक्टर कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखे। आज हमारा 3rd लेक्चर जो है वो इस पर जाएगा, इफेक्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर। आज का लेक्चर काफी मजा आएगा, काफी मजेदार लेक्चर है, काफी कंसेप्चुअल लेक्चर है, काफी इसमें कंसेप्ट मिलेगा, हर पॉइंट में कंसेप्ट नजर आएगा। और एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर पर आपको बहुत सारा न्यूमेरिकल्स मिलेगा, बहुत सारा इस पर क्वेश्चन आता है। तो इसलिए इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। और हाँ, कॉपी कलम लेकर के ही जब भी लेक्चर देखिए तो कॉपी कलम लेकर के ही बैठिए, और जो जो यहाँ पढ़ाया जाता है आप कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा, तो आप हर पॉइंट को उतारते रहिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर के बारे में। सबसे पहले हम यहां देखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी का इफेक्ट, देखेंगे कि इस एनर्जी का क्या प्रभाव पड़ता है रिएक्शन के रेट के ऊपर। तो बाबू, आप एक चीज बताना चाहते हैं कि रिएक्शन से संबंधित 3 तरह का एनर्जी होता है। ऐसा नहीं कि केवल एक्टिवेशन एनर्जी ही होता है, 3 तरह का एनर्जी होता है। चलिए, कौन कौन एनर्जी होता है देखिए यहां से। एक एनर्जी को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। ध्यान से देखिएगा, एक एनर्जी को क्या बोला जाता है? इंटरनल एनर्जी। एक एनर्जी जो आपका होता है, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। और एक एनर्जी जो होता है, इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। चलिए, यानी कि जब हम किसी रिएक्शन को कराते हैं तो हमें ये तीनों एनर्जी की वहां जरूरत पड़ता है उस रिएक्शन को करवाने के लिए। बात आया कि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है क्या? ये जो बताता है कि किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए या किसी भी रिएक्शन को होने के लिए जितना हमें न्यूनतम अमाउंट में एनर्जी की जरूरत होती है, उसी एनर्जी को हम कहते हैं जाकर के थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने में जितना हमें न्यूनतम अमाउंट में, न्यूनतम कम से कम कितना एनर्जी चाहिए, जितना हमें न्यूनतम अमाउंट में एनर्जी की जरूरत होती है, वहां पे वही एनर्जी वहां क्या कहलाता है? क्या बोले? थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब आप ऐसे समझिए, दूसरा तरीका से समझिए, तीनों एनर्जी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लिया जाए हमारे यहाँ 3 स्टूडेंट पढ़ने के लिए आया। चलिए, हम किसी स्टूडेंट का नाम नहीं लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। सर मोहन लिखे हैं, मोहन तो मेरा नाम है सर, हमारे पास इतना एनर्जी कैसे है? हमारे पास तो और ज्यादा एनर्जी है, हम इसलिए नाम नहीं लिखे ना। चलिए हम अननोन कर देते हैं। एक स्टूडेंट ए है, दूसरा स्टूडेंट बी, तीसरा स्टूडेंट सी। मान लिया जाए कि 3 स्टूडेंट मेरे यहाँ पढ़ने के लिए आया है।
तीनों का ख्वाहिश है कि हमें फर्स्ट डिवीजन का यहाँ प्रोडक्ट तैयार करना है, मतलब हम यहाँ पर करके हम फर्स्ट डिवीजन लाना चाहते हैं। तो बताइए कि उस तीनों स्टूडेंट को फर्स्ट डिवीजन का प्रोडक्ट बनाने या तैयार करने में कम से कम उसके पास कितना नंबर का एनर्जी होना चाहिए। यदि बिहार बोर्ड की बात करें, कम से कम कितना नंबर का एनर्जी उसके पास होना चाहिए, तो कम से कम 60 नंबर का, तो 60 नंबर लाने का तो एनर्जी उसके पास होना चाहिए पढ़ाई में, तब वो फर्स्ट डिवीजन का प्रोडक्ट बनाएगा। तो ए के लिए पूछा जाए कि थ्रेशोल्ड एनर्जी कितना, 60, यानी कम से कम इसके पास 60 नंबर लाने का एनर्जी होगा, तब नहीं ये जाकर के फर्स्ट डिवीजन का प्रोडक्ट तैयार करेगा। तो ए का थ्रेशोल्ड एनर्जी कितना होगी, 60, यानी इसको कम से कम 60 नंबर का एनर्जी इसके पास होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लाएगा फिर भी प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा। फर्स्ट डिवीजन 80 आएगा तो नहीं आएगा, फर्स्ट डिवीजन तो 80 में भी होगा। कम से कम कितना चाहिए, 60 चाहिए। बी के लिए भी बात किया जाए तो बी के लिए भी तो वही बात है, यहां तो आरक्षण है नहीं कि भाई आरक्षण के अनुसार कि कोई 40 नंबर भी आता है तो उसको भी फर्स्ट डिवीजन कर दिया जाता है, तो बोर्ड एग्जाम में तो आरक्षण होता नहीं है, तो सबके लिए तो उतना ही चाहिए। बी के लिए भी कितना चाहिए, 60 नंबर का एनर्जी होना चाहिए। और बाबू सी के लिए भी उतना ही चाहिए, यानी कम से कम इन तीनों के पास, यदि ये तीनों फर्स्ट डिवीजन का प्रोडक्ट तभी बनाएगा जब इन तीनों के पास कम से कम इतना इतना नंबर 60 नंबर का एनर्जी होना चाहिए। अब तीनों के पास अपना भी तो कुछ ज्ञान होगा, एनर्जी होगा। मान लिया जाए कि ए के पास अपना एनर्जी जो है 30 नंबर लाने का है, यानी हमारे यहां आने से पहले इसके पास अपना एनर्जी उतना है जितना से 30 नंबर ला सकता है। तो क्या बताओ, इतना एनर्जी से प्रोडक्ट बनाएगा फर्स्ट डिवीजन का, नहीं बनाएगा। मान लिया जाए कि बी के पास जो अपना एनर्जी है वो 20 नंबर लाने का एनर्जी है। सी बौद्धा, समझ रहा है, सी के पास अपना एनर्जी कितना है, 10, यानी वो अपने से मात्र कितना नंबर ला सकता है, जब तक हमारे यहाँ आने से नहीं आया था तो आने से पहले उसके पास कितना नंबर का एनर्जी था, 10 नंबर का। जब हमारे यहाँ आया तो हमारा तो फर्ज बनता है कि हम सभी को फर्स्ट डिवीजन का प्रोडक्ट बनावे। तो बताइए इसको हमें कितना नंबर का और एनर्जी देना पड़ेगा ताकि ये फर्स्ट डिवीजन का प्रोडक्ट बना लेगा। तो इसको कम से कम 30 नंबर का एनर्जी चाहिए। इसको हमें कितना नंबर का एनर्जी और इसको देना पड़ेगा ताकि ये भी फर्स्ट डिवीजन का प्रोडक्ट बनाएगा, तो कितना, 40। और इसको हमें कितना देना पड़ेगा, कम, इसको हमें 50 नंबर लाने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा, नहीं 50। तो बताओ यही बना, यानी हम यहां से पूछेंगे कि ए का इंटरनल एनर्जी कितना है, 30। ए का एक्टिवेशन एनर्जी, यानी ए को प्रोडक्ट बनाने के लिए, ए का रिएक्शन होने के लिए उसके लिए कितना एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, 30। और बी के लिए 40, सी के लिए बाबू 50, सी के लिए कितना, 50। तो बताओ एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है, किसको कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए हम जो बाहर से एनर्जी देते हैं, बाहर से एनर्जी, उसके पास एनर्जी नहीं, किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए हम जो बाहर से जितना एनर्जी हम सप्लाई करते हैं वही एनर्जी उसका क्या उसका कहलाता है, एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे देखो आप जब तक हमारे यहाँ पढ़ने के लिए नहीं आते हैं तो आपके पहले जो एनर्जी था वो सब आपका क्या था, इंटरनल था, उतना आपके पास आंतरिक ऊर्जा है, इंटरनल मतलब आंतरिक ऊर्जा। और आप यदि हमसे जो एनर्जी पढ़ करके जो आप गेन करते हैं, तो हम जो एनर्जी दे रहे हैं वो समझिए कि कौन सा एनर्जी दे रहे हैं,
एक्टिवेशन एनर्जी। और आपका एनर्जी और मेरा एनर्जी दोनों को जोड़ दीजिएगा तो वही बन जाएगा जाकर के थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसीलिए हम प्रयास करते हैं कि किसी भी तरह का प्रोडक्ट यदि आपको तैयार करना बनाना चाहे, कोई भी लक्ष्य हो, तो उसके लिए आप सबसे पहले ये चीज देखिए कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ेगा, हमको कितना एनर्जी की जरूरत है, हमको कितना ज्ञान का जरूरत है और हमारे पास कितना ज्ञान अभी प्रेजेंट में मौजूद है। ये चीज पहले आप देखिए कि हमारे पास कितना मौजूद है और उस लक्ष्य को पाने के लिए हमको कितना और पढ़ना पड़ेगा, कितना और एनर्जी लाना पड़ेगा, कितना सीखना पड़ेगा। यदि आपके पास उतना एनर्जी नहीं है अभी फिलहाल, तो आप मेहनत करो, टीचर से जितना ज्यादा से ज्यादा सीखो, और आपके पास एनर्जी और टीचर जो दे रहा है दोनों को जोड़ करके आप तब तक जोड़िए जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उतना मिल नहीं जाए, आप उतना पढ़ते रहिए। यानी हम जो एनर्जी आपको देंगे वो समझिए कौन सा एनर्जी देंगे, एक्टिवेशन एनर्जी देंगे, ठीक है। तो बताओ, यदि हम आपसे पूछें एक्टिवेशन एनर्जी क्या है तो नहीं बताएगा, किसको कहेंगे? किसी भी रिएक्शन को होने के लिए हम जो बाहर से एनर्जी जितना देते हैं, जैसे कभी देखते हैं सनलाइट का एनर्जी देते हैं, कभी हीट करते हैं रिएक्शन को, समझिए वो सब क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। हीट क्यों कर रहे हैं? कमी था एनर्जी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास अपना आंतरिक ऊर्जा उतना नहीं था जितना से वो प्रोडक्ट बना सके, तो उसके लिए क्या करते हैं, कभी हीट करते हैं रिएक्शन को, कभी सूर्य का प्रकाश की जरूरत पड़ता है, यानी किसी न किसी रूप से हम उसको एनर्जी बाहर से सप्लाई करते हैं। तो जितना जो बाहर से एनर्जी सप्लाई करते हैं समझिए कि वो सब कौन सा एनर्जी कहलाता है, एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम कहते हैं कि हम इसको एक्टिवेट कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, वही होता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्या आपको पता चला एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? या आप इसको दूसरा तरीका से ऐसे भी बोल सकते हैं। बताओ, हमको एक एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है तो क्या करेंगे, एक थ्रेशोल्ड एनर्जी में इंटरनल एनर्जी को घटा देंगे तो एक का एक्टिवेशन एनर्जी नहीं निकलेगा। 60 में से 30 घटाइएगा तो 30 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। बी का एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है तो बी के थ्रेशोल्ड एनर्जी में बी के इंटरनल एनर्जी को घटा देंगे तो बी का क्या निकल जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी। सी का एक्टिवेशन एनर्जी यदि हमें निकालना है तो सी के थ्रेशोल्ड एनर्जी में सी का इंटरनल एनर्जी को घटा देंगे तो सी का क्या निकल जाएगा, एक्टिवेशन। देखो घटा करके देखो, 60 में से 10 घटाएगा तो 85 होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इन दोनों एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वही अंतर को हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। किसके किसके कौन कौन एनर्जी का अंतर एक्टिवेशन बन जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी और इंटरनल एनर्जी का जो डिफरेंस होता है उसी अंतर को, उसी डिफरेंस को कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी आप समझ चुके हैं कंसेप्ट को तो जैसे भी बोल सकते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि थ्रेशोल्ड एनर्जी किससे कहते हैं तो हम बोल सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी का जो योग होता है, जो सम होता है, उसी को कहा जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखो इन दोनों को जोड़ेगा तो ये मिल जाएगा। तो आइए बात किया जाए एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में क्या होता है। तो हम बोल सकते हैं लिखिएगा द एडिशनल एनर्जी, एडिशनल मतलब ऐड करना, बाहर से जोड़ा गया एनर्जी, द एडिशनल एनर्जी गिवन टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल to occurs the chemical reaction is called activation energy, is called activation energy। चलिए इसका हिंदी लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए अभिकारक के अणु को जो ऊर्जा दिया जाता है तो उसी ऊर्जा को सक्रिय ऊर्जा कहा जाता है।
या आप इसी चीज को दूसरा तरीका से पैसे भी बोल सकते हैं। ऐसा आता है डिफिनीशन बोर्ड एग्जाम में, जो बोर्ड एग्जाम तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं ये सब डिफिनीशन पर ध्यान दीजिएगा, और ऐसे हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर कराएंगे बोर्ड एग्जाम, बोर्ड से रिलेटेड 2 मार्क्स का कौन कौन सा क्वेश्चन इस चैप्टर का होता है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। 5 मार्क्स के लिए कौन कौन सा क्वेश्चन तैयार होगा, कैसा क्वेश्चन तैयार होगा, ये सब हम आपको बताएंगे लास्ट में। अभी आप कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए, कंसेप्ट बनाइए, कंसेप्ट बनेगा तो आप हर सवाल बना सकते हैं। जब तक आपके पास कंसेप्ट नहीं है तब तक साइंस में एक सवाल बनाना मुश्किल है, एक सवाल रटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। साइंस है, हिस्ट्री थोड़ा ना रटना पड़ेगा, साइंस में रटने की जरूरत नहीं, हर एक दूसरे को लिंक कंसेप्ट बनता है। तो चलिए, या इसी को दूसरा तरीका से हम क्या बोलेंगे बताइए बाबू, इन दोनों का हम डिफरेंस को नहीं बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे नहीं, तो लिखो उसको, द डिफरेंस ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड internal energy is called activation energy। हिंदी लिखिएगा, थ्रेशोल्ड ऊर्जा तथा आंतरिक ऊर्जा के अंतर को सक्रिय ऊर्जा कहा जाता है। थ्रेशोल्ड ऊर्जा तथा आंतरिक ऊर्जा के अंतर को क्या कहा जाता है, सक्रिय ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, अच्छा बताओ बाबू, यहां ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए बी सी तीनों स्टूडेंट में से कौन सा स्टूडेंट जल्दी प्रोडक्ट बनाएगा, ए बी या सी बौधा? इसको हमको साल भर मेहनत करना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट बनाने के लिए इसमें समय ज्यादा लगेगा, यानी स्लो ढंग से प्रोडक्ट तैयार करेगा। तो सबसे फास्ट प्रोडक्ट कौन तैयार करेगा, ए, चूंकि इसको उसके पास पहले से एनर्जी ज्यादा मौजूद है, उसको 30 नंबर का एनर्जी दे दी, वो प्रोडक्ट बना लेगा। तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा, ए। सबसे जल्दी प्रोडक्ट कौन बनाएगा, ए। सबसे स्लो ढंग से रिएक्शन कौन करेगा, सी। इसका मतलब जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है वो फास्ट रिएक्शन करता है, और जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा वो स्लो रिएक्शन करता है। ठीक है, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम वो फास्ट रिएक्शन करेगा, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा क्या करेगा, स्लो रिएक्शन करेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लो एक्टिवेशन एनर्जी, क्या बोलेंगे, लो एक्टिवेशन एनर्जी यानी कम सक्रिय ऊर्जा यदि है तो समझिए कि फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन, उस रिएक्शन का रेट क्या होगा, फास्ट होगा। ये सब समझना है। लो एक्टिवेशन, रिएक्टिवेशन एनर्जी कम रहेगा तो समझिए कि फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन, वो रिएक्शन का जो रेट होगा वो क्या होगा, फास्ट होगा। उसी तरह से बताओ, उसी तरह से हम इस यहाँ पे लिखते हैं, उसी तरह से क्या बोलेंगे, यानी लो लिखें, हाई एक्टिवेशन एनर्जी, हाई एक्टिवेशन एनर्जी, हाई एक्टिवेशन एनर्जी, यदि एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा रहेगा तो बताओ स्लो रिएक्शन का रेट नहीं हो जाएगा, यानी इसका मतलब हो गया कि स्लो रेट ऑफ रिएक्शन। या हम कह सकते हैं कि जिसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा रहेगा वो जल्दी फास्ट रिएक्शन करता है, जिसके पास इंटरनल एनर्जी कम होता है वो रिएक्शन क्या होता है, स्लो करता है, होता है। चलिए अब देखो इसका एग्जांपल समझिए, प्रैक्टिकल एग्जांपल समझिए, आपको हम फील कराएंगे, एकदम फीलिंग करा करके कंसेप्ट देंगे। जैसे देखिए हम आपको 2 एग्जांपल देते हैं। सबसे कम इंटरनल एनर्जी वाला पदार्थ मालूम है कौन होता है, कोयला। और सबसे अधिक इंटरनल एनर्जी वाला जो पदार्थ होता है पेट्रोल। 2 एग्जांपल दे रहे हैं। अब देखो, कोयला को जलाने में, यानी कोयला का यदि कोई प्रोडक्ट जला करके तैयार करेंगे तो वहां समय ज्यादा लगता है, क्योंकि कोयला के पास अपना एनर्जी होता नहीं है। देखते हैं कभी जब कोई कार्यक्रम होता है, शादी विवाह या जो भी किसी भी तरह का फंक्शन होता है, तो जब जो हलवाई होता है कोयला जब चूल्हा में डालता है, क्या लग रहा है, माचिस डालने से, माचिस
माचिस की एनर्जी से कोयला जल जाएगा? नहीं। उसके लिए नीचे में देखिएगा, आप गौर कीजिएगा, पहले पूरी एनर्जी का पहले व्यवस्था किया जाता है। नीचे में गोईठा डालते हैं, लकड़ी डालते हैं, किरासन तेल डालते हैं, उसको लहकाते हैं, वहां से अंदर से काफी एनर्जी तैयार करते हैं, तब उसके ऊपर कोयला डालते हैं। फिर भी उसको जलने में 2 से 2.5 घंटा 3 घंटा समय लगता है। कोई कोई ऐसा भी कोयला होता है जो 4-4 घंटा समय लगता है। इसका मतलब उसके पास अपना कोई एनर्जी नहीं है, वो सब बाहर पर डिपेंड कर रहा है। पेट्रोल के क्या दिख रहे हैं? क्या पेट्रोल को जलाने में भी इतना एनर्जी देना पड़ेगा? नहीं। एक माचिस से भी पेट्रोल तुरंत जलेगा, और देखते वो जलता है तो बहुत फास्ट जल करके रेडी कर देगा। उसको जलने में 2-4 घंटा समय नहीं लगता है, पलक झपकते ही पेट्रोल जल जाता है। इसका मतलब दिखे, जिसके पास इंटरनल एनर्जी ज्यादा था तो बाहर से हमें कम एनर्जी देना पड़ा, जिसके पास इंटरनल एनर्जी कम है उसको बाहर से एनर्जी क्या देना पड़ता है? ज्यादा देना पड़ता है। यही तो बोल रहे हैं, लो एक्टिवेशन एनर्जी। ये सब क्वेश्चन में आएगा, ये सब जब ऑब्जेक्टिव सवाल बनाएगा तो ये सब कंसेप्ट आएगा, एक एक लाइन का यूज होगा। लो एक्टिवेशन एनर्जी, यदि एक्टिवेशन एनर्जी कम है, इसका मतलब कि फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन का रेट क्या होगा? तेज होगा, फास्ट होगा। हाई एक्टिवेशन एनर्जी, यदि एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा तो इसका मतलब रिएक्शन का रेट क्या होगा? स्लो होगा। चलिए लिख लिए, मिटाते हैं। ओके, अब आइए इस चीज को हम ग्राफ से समझते हैं। ग्राफ से समझिए, यही चीज ग्राफ से कंसेप्ट बनाइए। इसका ग्राफ देखिए, एक ग्राफ बनाते हैं। एनर्जी का ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि यहां एनर्जी की बात करेंगे। यहां लेते हैं नीचे से ऊपर, ये रिएक्टेंट मान लो, यहां से रिएक्टेंट है। अब ऐसा नहीं कि ये रिएक्टेंट यदि है, यहां से रिएक्टेंट को एनर्जी मिला, रिएक्टेंट का एनर्जी बढ़ेगा, तो ऐसे नहीं तुरंत प्रोडक्ट बनेगा। इस तरह से कोई भी रिएक्शन होता है, इस तरह से, यानी कि कोई भी रिएक्शन डायरेक्ट प्रोडक्ट तैयार नहीं करता है। हर रिएक्शन में एक अवस्था आता है, बीच का वो अवस्था ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है। यानी ये ट्रांजिशन स्टेट में एनर्जी जो होता है उस समय उसके पास मैक्सिमम होता है, और ट्रांजिशन स्टेट में जो एनर्जी उसके पास होता है, समझिए कि ये जो एनर्जी आपको दिख रहा है इतना, ये एनर्जी कहलाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? ये इतना एनर्जी जो होता है इसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी कि इस रिएक्शन को कराने के लिए कम से कम इतना एनर्जी जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास होगा, थ्रेशोल्ड वाला एनर्जी, तब जाकर के प्रोडक्ट बनाएगा। पहले उसके पास एनर्जी नहीं था, दिख रहा है, इतना ही मात्र एनर्जी था। बाहर से हम इसको किसी भी प्रोसेस जब रिएक्शन कराने के लिए शुरू किए हैं, तो जब हम रिएक्टेंट को एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी जब बढ़ा रहे हैं, तो जब उसका एनर्जी इसके बराबर हुआ, क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी के जो ही बराबर हो जाता है तो समझिए वो प्रोडक्ट तैयार कर लिया, तब जाकर के वो प्रोडक्ट तैयार किया। तो बताइए कि इस प्रोडक्ट को तैयार करने में हम इस रिएक्शन को बाहर से कितना एनर्जी सप्लाई किए? बस इतना ही एनर्जी हम इसको दिए हैं, इतना एनर्जी हम बाहर से दिए, इतना उसके पास पहले से मौजूद था, इतना हमें बाहर से देना पड़ा। तो बताओ, जो पहले से मौजूद था ये वाला एनर्जी, तो ये एनर्जी हमारा क्या कहलाएगा? इंटरनल। इतना एनर्जी उसका अपना था, इंटरनल एनर्जी। हम इतना एनर्जी दिए तो हम इसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। यही बना ग्राफ में, एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या बना? एक्टिवेशन एनर्जी बना। एक्टिवेशन एनर्जी को हम आगे इसको बताएंगे, EA लेटर से सूचित करेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी को किससे सूचित करेंगे? EA लेटर से। तो बताओ, ग्राफ भी वही बता रहा है। बताइए, इतना एनर्जी जो बना वो थ्रेशोल्ड, ये पूरा एनर्जी कैसा है? थ्रेशोल्ड है।
ये हो गया इंटरनल, और ये पार्ट कौन सा हुआ एक्टिवेशन। यानी इस पार्ट में से इस पार्ट को घटा देंगे तो ये पार्ट नहीं बचेगा, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी में से इंटरनल एनर्जी को माइनस कर देंगे तो क्या बनेगा एक्टिवेशन एनर्जी, जो हम डिफरेंस के थ्रू बताए थे। अब बताओ थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करके बताएंगे, हमको इतना ही एनर्जी थ्रेशोल्ड कहलाएगा। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इतना बना इंटरनल और प्लस इतना बना एक्टिवेशन, और दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा क्या करके थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी इंटरनल एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी का जो सम होता है उसी को कहा जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। अच्छा बताओ ग्राफ से एक्टिवेशन एनर्जी का डिफिनेशन ग्राफ देख करके कैसे बोल सकते हैं। इंटरनल एनर्जी से ऊपर का जो एनर्जी होता है ग्राफ में उसी को क्या कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। यानी ग्राफिकल डिफिनेशन हम ऐसे बोल सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी का, यानी एनर्जी एक्सेस ओवर इंटरनल एनर्जी is called एक्टिवेशन एनर्जी। हिंदी लिखेंगे आंतरिक ऊर्जा से ऊपर की ऊर्जा को सक्रिय ऊर्जा कहा जाता है। आंतरिक ऊर्जा से ऊपर की ऊर्जा को सक्रिय ऊर्जा कहा जाता है। चलिए इस ग्राफ को उतारिए फटाफट। चलिए उतार लिए। चलिए अब देखिए, मान लीजिए हम आपको दो रिएक्शन दे रहे हैं, एक रिएक्शन A to C है और दूसरा रिएक्शन मान लीजिए C to D है। दो रिएक्शन, हम इस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी मान लीजिए बोल दिए 2 जूल और इस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी बोल दिए जाकर के 15 जूल। तो बताओ यदि हम इसको फर्स्ट रिएक्शन मान लेते हैं, इसको कैसा रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन, इसको क्या मान लेंगे सेकेंड रिएक्शन। अब आप बताइए कि इन दोनों रिएक्शन में से कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, कौन सा रिएक्शन स्लो होगा। अब भी हम जस्ट बताएं कि जिस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी समझिए कि वो रिएक्शन स्लो होगा, और जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है वो रिएक्शन क्या होगा फास्ट होगा। वो रिएक्शन कैसा होगा फास्ट होगा। तो देखिए किसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, C से D होने वाला जो रिएक्शन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या ज्यादा है। इसका मतलब हम यहाँ बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन, रेट ऑफ देखो यहां से रेट ऑफ फर्स्ट का जो रेट होता है वो ज्यादा होगा किससे, रेट ऑफ सेकंड से। यानी फर्स्ट और सेकंड में किसका रेट ज्यादा होगा, किसका रेट ज्यादा होगा। रेट मतलब सुना कौन जल्दी रिएक्शन करता है, फर्स्ट का रेट ज्यादा होगा, सेकंड रिएक्शन का रेट क्या होगा कम होगा। ठीक, अब आइए तो यदि ये हम कब बताएं, जब हम एक्टिवेशन एनर्जी दे दिए। तो क्या पता चला एक्टिवेशन एनर्जी का क्या प्रभाव रिएक्शन के रेट के ऊपर पड़ता है। जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा उसका रिएक्शन का रेट स्लो होगा, वो धीमे धीमे रिएक्शन करता है। जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है वो रिएक्शन फास्ट होता है, जल्दी जल्दी रिएक्शन होगा। अब बात ये आया देखो यहां से कि कौन सा रिएक्शन स्लो होगा, कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, ये कौन बताएगा, ये हमें बताएगा एक्टिवेशन एनर्जी। अब हमें कैसे पता है, जैसे मान लिया जाए कि दो रिएक्शन दे दिया है, हमको एक्टिवेशन एनर्जी मालूम नहीं है, नहीं दिया हुआ है, तो हम दो रिएक्शन में कैसे बताएंगे कि किस रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा, किस रिएक्शन का रेट कम होगा। तो सबसे पहले तो हमें दोनों रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। तो एक्टिवेशन एनर्जी तो दिया हुआ है नहीं, तो उसको निकालेंगे। तो देखिए अब हम रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को
कैलकुलेशन करेंगे मतलब निकालेंगे, तो रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को निकालने के लिए आर्हेनियस का एक स्पेशल समीकरण आता है, जिससे कि हम एक्टिवेशन एनर्जी को ही उस समीकरण से कैलकुलेशन करते हैं। तो आइए हम एक काफी इंपॉर्टेंट हेडिंग डाल रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बाई आर्हेनियस इक्वेशन। देखो यहां से आर्हेनियस के समीकरण द्वारा सक्रिय ऊर्जा की गणना, जो हिंदी लिखते हैं लिख लीजिएगा, आर्हेनियस के समीकरण द्वारा सक्रिय ऊर्जा की गणना। तो आर्हेनियस का इक्वेशन क्या होता है, देखिए आर्हेनियस का इक्वेशन होता है K बराबर A इंटू ई टू द पावर माइनस EA बाई RT, ये पावर में होता है, e टू द पावर माइनस EA बाई RT। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, इसी समीकरण को कहा जाता है आर्हेनियस इक्वेशन। इसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन है। यदि हम आपसे बोले बताओ आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, तो क्या बोलेगा, K बराबर A इंटू ई टू द पावर माइनस EA बाई RT। अब आइए इस इक्वेशन में जितने भी व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है सभी व्यक्ति से हम आपको परिचय करवाते हैं, जहां पे K, हालांकि K के बारे में आप सेकेंड लेक्चर में ही इसकी परिचय कर चुके हैं। K को हम यहाँ क्या बोलते हैं बताइए, रेट कांस्टेंट। K को क्या बोला जाता है, रेट कांस्टेंट, या आप इसी को वेलोसिटी कांस्टेंट बोलेंगे, वेलोसिटी कांस्टेंट, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। और ए को हम बोलते हैं आर्हेनियस कांस्टेंट, आर्हेनियस कांस्टेंट। और EA को बोला जाता है, बताओ, एक्टिवेशन एनर्जी। EA को क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। EA को बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। और देखिए यहाँ पे और क्या है, हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी EA। और R को हम बोलते हैं जाकर के यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का मान कितना होता है, 8.314, ये जूल में होता है। इसी को अपना सुविधा के अनुसार हम बोल सकते हैं 25/3 का वैल्यू इतना ही होता है। तो न्यूमेरिकल में जब कैलकुलेशन वगैरह करेंगे देखेंगे कुछ कटने वगैरह रहेगा, कुछ कटेगा 25 से, तो हम ये ना रख करके ये रखेंगे। ये जूल में होता है, इसका यूनिट होता है जूल पर मोल इनटू केल्विन। आप इसको कैलोरी में मान याद रख सकते हैं। इस कैलोरी में R का मान होता है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। देखो ये दोनों वैल्यू आपको याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल में इसका काफी यूज आता है। R का मान जूल में कितना, 25/3 या 8.314, और कैलोरी में R का मान कितना होगा, 2। हम आपसे पूछेंगे न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो ये सब वैल्यू हम आपसे पूछेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, और यहाँ क्या बचा हुआ है, और यहाँ बचा हुआ जाकर के T जो होता है वो टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। T क्या है, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इन केल्विन, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इन केल्विन, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इन केल्विन। अब ध्यान दीजिएगा, एक्टिवेशन एनर्जी का जो यूनिट होगा 2 यूनिट होता है, या तो ये जो वैल्यू निकलेगा जूल पर मोल के यूनिट में निकलता है मान, या फिर इसका मान निकलता है कैलोरी पर मोल के यूनिट पे। वो डिपेंड करेगा कि आप जब हम एक्टिवेशन एनर्जी का मान निकालने जाएंगे तो R का मान क्या रख रहे हैं। यदि हम R का मान जूल में लेंगे तो आप एक्टिवेशन एनर्जी का जो वैल्यू निकालेंगे वो कौन सा यूनिट में निकलेगा, जूल पर मोल में निकलेगा। यदि आप एक्टिवेशन एनर्जी का मान निकालने जा रहे हैं और R का मान यदि हम कैलोरी वाला वैल्यू 2 रख करके EA का मान को निकालेंगे इस समीकरण का यूज करके,
तब आपको वो एक्टिवेशन एनर्जी का जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, कैलोरी पर मोल में आएगा। अब तुम सोच रहे सर ये स्मॉल ई क्या, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, साइन कॉस टैन, इस तरह का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है। उसी तरह से ये एक फंक्शन है, ई के पावर के रूप में जब भी कोई समीकरण इंडिकेट किया हुआ रहता है तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई एक्सपोनेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। और ध्यान दें, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, आर्हेनियस कांस्टेंट बोलिए, या इसी को आप बोल सकते हैं जाकर के फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या इसका एक और नाम होता है, इसी को आप बोल सकते हैं प्री, चलिए हम नीचे लिख देते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इसको तीन नाम से पुकारेंगे। कभी कल क्वेश्चन में कंफ्यूज कर देगा, बोर्ड एग्जाम में ही कंफ्यूज कर दिया था 2018 शायद, या 18 या 19 के एग्जाम में आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि रिएक्शन का फ्रीक्वेंसी फैक्टर इतना है, मतलब ए का मान दिया हुआ। फ्रीक्वेंसी फैक्टर या आर्हेनियस कांस्टेंट या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये तीनों एक ही चीज होता है। चलिए इसको मिटाते हैं। तो जाने आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है जी, जब भी एक्टिवेशन एनर्जी का कैलकुलेशन यानी न्यूमेरिकल यदि आप एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में निकालने के लिए सॉल्व कीजिएगा तो आप आंख मूंद करके आर्हेनियस का इक्वेशन को अप्लाई कीजिए। लेकिन ध्यान दीजिए, आर्हेनियस का जो इक्वेशन है k बराबर a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये इक्वेशन आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल में अप्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज एक्सपोनेंशियल का हम कोई वैल्यू नहीं कैलकुलेट करते हैं। इसलिए हम इस एक्सपोनेंशियल को गायब करने के लिए हम दोनों तरफ ऑन टेकिंग ln, ये लॉग के ही लॉग वाला ही ln है, हम ln बोले या लॉग बोले दोनों एक ही चीज होता है। लेकिन ये लॉग में ई का बेस वाला लॉग है। लॉग जब ई के बेस में रहता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ln। लेकिन जब हम लॉग को 10 के बेस में लेंगे तो वो ln नहीं होता है। तो हम ln बोलने का मतलब क्या है, लॉग है, लेकिन कौन सा बेस का, ई के बेस में, इसीलिए हम ln ले रहे हैं। ऑन टेकिंग ln बोथ साइड्स, दोनों तरफ ln, आप लॉग का ही समझिए, लॉग है, ln बोथ साइड्स, तो क्या बन जाएगा, ln के बराबर बोलिए ln a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर इंटू टी, यानी ln के बराबर, अच्छा बताओ, हम इसको a बोल देंगे, आई पूरे को b बोल देंगे, तो आप पढ़े होंगे फॉर्मूला मैथ में, क्या, log a इंटू b के रूप में दी रहता है, तो ये क्या होता है, log a प्लस log b होता है कि नहीं होता है, मैथ में ऐसा फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं ln a प्लस ln ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर इंटू टी। एक चीज और पढ़े होंगे, log x के पावर m रहता है तो m जो पावर होता है गुणाम हो जाता है, और m log x। अब आप सुने सर यहाँ तो log में बता रहे हैं, तो बाबू ये तो ln और log दोनों तो एक ही चीज है, ये log ले रहे हैं तो कौन वाला बेस ले रहे हैं, ई के बेस में। तो बताओ, यानी हम बोल सकते हैं ln के बराबर ln a प्लस ln ई टू द पावर, सॉरी ई पावर को हम इधर गुना करेंगे तो प्लस और माइनस यानी माइनस हो जाएगा, कितना, ई ए बाई आर टी इंटू ln ई, यानी ln के बराबर ln a माइनस ln e का मान जो होता है वो 1 होता है। ln e का मान कितना होता है, 1, तो क्या होगा, ई ए बाई आर टी। अब देखिए, हम समीकरण को ln के रूप में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा तो
ln का मान के लिए हमें कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ, हम log 10 के बेस में जब वैल्यू निकालना रहेगा ना तब लॉगरिथमिक चार्ट का यूज करके वो वैल्यू निकालेंगे। इसलिए कोई भी समीकरण ln के रूप में या log e के बेस में नहीं छोड़ेंगे, उसको हमेशा 10 के बेस में ले जाएंगे। इसका मतलब ln जो बेस में e रहता है इसको log के 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं कौन सा अंक से, 2.303 वाले अंक से गुना करेंगे तो ये log में कन्वर्ट हो जाएगा और तब जाकर के हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक समीकरण प्राप्त होगा। तो हम ln को log में, इसको log में कन्वर्ट करना, बदलना है तो कैसे बदलेंगे, हम यहाँ गुना करेंगे 2.303 से तो ये ln जो हो जाएगा log में बदल जाएगा। लेकिन ये जो log है वो बेस में क्या है, 10 छिपा हुआ, नहीं लिख रहे हैं log। हम जब log लिखें तो समझिए 10 के बेस पर है, हम जब e के बेस में यूज करेंगे तो हम ln log ना यूज करके हम सीधा ln यूज करेंगे। ठीक है, तो हम log k लिखें, इसका मतलब इसके नीचे बेस में क्या छिपा हुआ है, 10 छिपा हुआ है, तो 10 छिपा हुआ बेस को लिखते नहीं है। तो 2.3 बता, इसको भी log में लाना था, 2.303 इधर क्या हो जाएगा बाबू, log a माइनस बोल e a बाई r इंटू टी। अब देखो 2.303 को हम इधर लाएंगे तो हम दोनों में डिवीजन करेंगे, इसका मतलब log के बराबर इधर से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा log a माइनस ये तो डिवीजन रह जाएगा e a बाई 2.303 r इंटू टी। कुछ नहीं किया, इसको केवल इधर लाए, इससे भी भाग दिए, इसको इससे भाग दिए, ये हो जाएगा। यानी यहां से क्या हो जाएगा बाबू, log के बराबर माइनस ई ए बाई 2.303 और बोलो r इंटू टी, r इंटू 1/t, आप ऐसे लिख सकते हैं 1/t, इसको अलग कर दी, अब प्लस log a, यही आर्हेनियस इक्वेशन है, लेकिन इसी को हम डिराइव करके ले आए हैं। हाँ, जब भी हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो यही समीकरण यूज करेंगे। अब देखिएगा, सिखाएंगे सोल्व करने के लिए। log के बराबर माइनस ई ए बाई 2.303 r इंटू 1/t प्लस log a। जहां पर अब देखिए यहां पे हेयर देखो, यहां से हम बोल सकते हैं कि ई ए आर एंड a does not depends upon टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करेगा। समीकरण में सेम साइड वाला टर्म कभी भी एक दूसरे से प्रभावित नहीं होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ने घटने पर ना तो इसके मान में चेंज होगा, ना तो ये वैल्यू में चेंज आएगा, ना तो आर्हेनियस कांस्टेंट के मान में चेंज होगा। क्या टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से एक्टिवेशन एनर्जी का मान चेंज होगा? नहीं। आर्हेनियस कांस्टेंट का मान बदलेगा? नहीं बदलेगा। आर का मान बदलेगा? नहीं। टेम्परेचर बढ़ने घटने से सीधा प्रभाव इसके अपोजिट साइड पर पड़ता है। तो आइए हम यहां से ग्राफ बनाते हैं। ये सब ध्यान दिए, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में यूज आएगा जब ये लोग कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। अब आइए इसका एक ग्राफ तैयार करेंगे, ग्राफिकल। और ये ग्राफ काफी महत्वपूर्ण है। केमिकल काइनेटिक्स का हर एक ग्राफ जो होता है काफी महत्वपूर्ण होता है, चूंकि यही एक ऐसा चैप्टर है जो जहां पे क्वेश्चन में ज्यादातर क्वेश्चन में ग्राफ का यूज करता है। आइए हम यहां से ग्राफ बनाते हैं log k, मतलब log k वर्सेस 1/t के बीच में एक ग्राफ तैयार करेंगे। हम log k को कहां रखे हैं, ग्राफ में कहां रख रहे हैं? बाई एक्सिस पर। और 1/t को कहां रख रहे हैं? एक्स एक्सिस पर। और ये वैल्यू तो कांस्टेंट होता है, आर्हेनियस कांस्टेंट। ये सब तो टेम्परेचर बढ़ाइए घटाइए कुछ भी कीजिए, ये वैल्यू चेंज
नहीं होगा, इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, सी है। और जैसा कि आप जानते हैं समय जिस टर्म को हम एक्स एक्सिस पर रखते हैं ग्राफ में, उसके साथ जो भी गुणांक रहता है, गुना वाला जो भी अंक नजर आता है, वही जो होता है उस ग्राफ का उसका स्लोप बनता है, जिसको हम यहाँ पे m से रिप्रेजेंट करेंगे। ये निगेटिव में है तो -m। शायद ये समीकरण जो आपको बना हुआ दिखाई पड़ रहा है, एक मैथ के स्ट्रेट लाइन का समीकरण दिखाई पड़ रहा है, y बराबर -mx प्लस c। कैसा समीकरण है, ये स्ट्रेट लाइन का समीकरण है। और स्ट्रेट लाइन का समीकरण का ग्राफ जो होगा स्ट्रेट लाइन में बनेगा, सीधी रेखा में बनेगा। पढ़े ग्राफ मैथ में, स्ट्रेट लाइन का समीकरण का जब ग्राफ बनाना रहता है तो क्या बनता है, सर्किल में बनता है, इलिप्स में बनता है, नहीं, सीधी रेखा उसका बनता है। तो जहां पे C कहलाता है बाई इंटरसेप्ट, मतलब ऑरिजिन से बाई एक्सिस का दूरी कहलाता है बाई इंटरसेप्ट, यानी ये वाला दूरी जो होता है वो क्या कहलाता है, बाई इंटरसेप्ट, जिस दूरी को हम क्या बोलेंगे, लॉग ए। यदि स्लोप निगेटिव रहता है तो स्ट्रेट लाइन जो बनता है वो नीचे की ओर बनेगा, डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, घटते क्रम में स्ट्रेट लाइन का ये ग्राफ बनता है। ये ग्राफ इसका हुआ, ये ग्राफ इसका बना। अब इस ग्राफ को समझिए, टेम्परेचर बढ़ाइएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, तो 1/t का मान क्या होगा, घटेगा। नीचे वाला वैल्यू बढ़ेगा तो ये वाला वैल्यू तो घटवे करेगा। और 1/t एक्स एक्सिस का मान किधर घटता है, राइट से लेफ्ट आने पर, यानी राइट से लेफ्ट आएंगे तब नहीं घटेगा। तब बताओ इधर से इधर आइएगा तो बाई एक्सिस का सारा वैल्यू क्या देगा, रेट कांस्टेंट। यानी हम राइट से लेफ्ट की ओर आते हैं तो देखो रेट कांस्टेंट का मान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, रेट कांस्टेंट का मान दिख रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब के का वैल्यू, रेट कांस्टेंट का मान क्या होगा, बढ़ेगा ना। टेम्परेचर बढ़ेगा, 1/t घट जाएगा। 1/t घटने का मतलब जब हम इधर आते हैं तो बाई एक्सिस का मान ज्यादा मिल रहा है, बाई एक्सिस का मान ज्यादा मिल रहा है। यानी इसका मतलब यही हुआ कि तापमान यदि बढ़ाते हैं रिएक्शन का तो रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो बढ़ता है। ये सब ग्राफ से समझिए, समीकरण से समझिए तो ज्यादा याद होगा, लैंग्वेज को पढ़ करके याद नहीं होगा। हम लिख सकते हैं कि यदि तापमान को बढ़ाया जाता है तो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का मान बढ़ जाता है। अब तुम इसको समझ ही नहीं रहा है, रट रहा है पूरा, आज रटिएगा कल फिर भुतलाइएगा। ध्यान से समझिए, सब कुछ दिखाई पड़ रहा है ग्राफ में। चलिए इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। अब आइए, यानी टेम्परेचर बढ़ाते हैं, रेट कांस्टेंट का मान क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर को बढ़ा करके पहुंचा दिए इनफाइनाइट, पूरा इन्फिनिटी तापमान कर दिए। बताओ यदि टेम्परेचर इन्फिनिटी हो जाएगा तो यहां देखो T का मान इन्फिनिटिव रखेगा तो इन्फिनिटी गुने समथिंग बराबर इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को जब भाग देंगे किसी भी चीज में तो वो वैल्यू दे देगा 0, यानी T का मान इन्फिनिटिव रखने पर ये वाला वैल्यू क्या दे देगा, 0। तो आपका बन जाएगा log k बराबर log a होगा, log k बराबर log a के बराबर कब हो सकता है, जब k और a आपस में बराबर होगा तब ना log उसका दोनों का बराबर होगा। काफी इंपॉर्टेंट, ये बढ़िया ने क्वेश्चन में चकमा दे देगा, देखिएगा इसका कितना यूज होगा। VVI कंपटीशन में इसका काफी यूज होगा, देखिएगा कराएंगे क्वेश्चन। k बराबर a, रेट कांस्टेंट का मान किसके बराबर, आरएनएस कांस्टेंट का मान के बराबर, कब, जब टेम्परेचर इन्फिनिटी। आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए किस तापमान पर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट और आरएनएस कांस्टेंट का मान बराबर होता है, बताओ कौन से तापमान पर बराबर हो रहा है, इन्फिनिटी टेम्परेचर पर बराबर होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि एट इनफाइनाइट टेम्परेचर रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू आरएनएस कांस्टेंट।
हिंदी लिखो। अनंत तापमान पर अभिक्रिया का दर अनंत तापमान पर दर स्थिरांक आर्हेनियस स्थिरांक के बराबर होता है। चलिए इसको उतारिए फटाफट। चलिए उतार लिए। अब यहां पे थोड़ा देखें, आप लेक्चर नंबर 2 में आप लास्ट में देखिएगा इस तरह की बात किए थे। देख के रेट निकालने का, रिएक्शन के लिए रेट निकालने का आपको एक समीकरण बनाए थे लॉ ऑफ मास एक्शन का यूज करके। क्या बनाए थे? R बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ। जो विद्यार्थी जी लेक्चर नंबर 2 यदि अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले लेक्चर नंबर 2 देखिएगा तब ज्यादा समझ में आएगा। कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर स्मॉल a इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B के पावर स्मॉल b, इस तरह की बात किए थे पहले। यानी कि बताओ ये दोनों रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रिएक्शन का रेट क्या होगा? बढ़ेगा नहीं? ये बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। यानी कह सकते हैं कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट कांस्टेंट के। यानी तापमान रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो समझिए रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। रेट कांस्टेंट कब बढ़ता है? जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट रिएक्शन का बढ़ जाएगा। यदि रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बढ़ेगा इसका मतलब हुआ कि रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाइएगा, रेट कांस्टेंट का मान बढ़ेगा। रेट कांस्टेंट का मान बढ़ेगा तो बताओ रिएक्शन का रेट भी क्या होगा? बढ़ेगा। और इसका जस्ट वाइस वर्सा, मतलब उल्टा। तापमान घटाइएगा तो रेट कांस्टेंट का मान घटेगा, रिएक्शन का रेट भी क्या होगा? घटेगा। यानी आप देखिए एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर का किस तरह का प्रभाव पड़ता है रिएक्शन के रेट के ऊपर। एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा रहेगा तो रिएक्शन का रेट स्लो होता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम रहेगा तो रिएक्शन का रेट फास्ट होता है। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? तापमान ज्यादा होगा तो रिएक्शन फास्ट होगा, ज्यादा गति से रिएक्शन होगा। तापमान को घटाएंगे तो रिएक्शन का होने वाला रेट जो होगा, उसका होने वाला जो उसका जो दर होगा वो क्या होगा? घट जाएगा। अब देखिए, अच्छा एक चीज और देखो, यदि हम पूछें इस ग्राफ का स्लोप बताओ तो इसका ग्राफ का स्लोप क्या होगा? माइनस, ये किसके बराबर है? यही ये m जो दिखाई पड़ रहा है ना, m ही हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? स्लोप कहेंगे। तो m क्या है? स्लोप क्या होगा? -EA/y 2.303 r, बस यही स्लोप होता है। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये स्लोप का मान हो गया। ये वैल्यू किसका हो गया? स्लोप का। ये सब ऑब्जेक्टिव, इस चैप्टर का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बड़ा प्रसिद्ध है। आपसे सवाल पूछेगा कि log k वर्सेज 1/t के बीच जो ग्राफ होता है उसका स्लोप क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया रहता है तो ये ऑप्शन सही होगा, -EA/2.303 इंटू r। बताओ क्या भुतलाइएगा? क्या लैंग्वेज लिख दें? ऐसे ही याद कर लो। तापमान को बढ़ाया जाता है, ऊपर का मतलब हो गया बढ़ाना। चलिए इसको लिखते हैं, इफ increase the temperature, ऐसे लिखो, सॉरी, if temperature increases then increase the rate constant of reaction due to increase the rate constant of reaction, rate of reaction is also increases।
इज ऑल्सो इंक्रीजेड। चलिए इसका हिंदी लिखिए। यदि तापमान को बढ़ाया जाता है तो अभिक्रिया का दर स्थिरांक बढ़ जाता है। अभिक्रिया का दर स्थिरांक बढ़ जाने के कारण अभिक्रिया का दर भी बढ़ जाता है। अभिक्रिया का दर भी बढ़ जाता है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 2 मिनट, ये लेक्चर जल्दी अब समाप्त होगा, 2 मिनट देखिए। आपसे सवाल ऐसे पूछता है कि एक तापमान पर रेट कांस्टेंट का मान दे देगा, ऐसा भी आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। आइए जी, एक्टिवेशन एनर्जी का सारा न्यूमेरिकल लेक्चर नंबर 4 कराएंगे। लेक्चर नंबर जो 4 होगा वो सब न्यूमेरिकल का पार्ट होगा। जो आज का जो हम जितना भी कंसेप्ट सीखे उस कंसेप्ट पर लेक्चर नंबर 4 में सारा क्वेश्चन कराएंगे। तो आज पूरी कंसेप्ट देख लीजिए। आपको ऐसा भी आपको क्वेश्चन मिलेगा और न्यूमेरिकल आपको मिलेगा कि किसी एक तापमान पर रेट कांस्टेंट का मान क्वेश्चन में दे देगा। ये तो हमें पता है कि तापमान बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट का मान बढ़ेगा, तो कितना बढ़ेगा ये वैल्यू निकालना। एक तापमान पर रेट कांस्टेंट का मान दे देगा। मान लिया जाए कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट कांस्टेंट का मान दिया हुआ 50, तो आपसे पूछेगा कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट कांस्टेंट का मान कितना होगा। 25 पर यदि 60 कितना 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि 50 है तो 30 पर कितना। तो देखिए कैसे इस तरह के सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। माना कि लेट K1 and K2 are rate constant of reaction at temperature T1 and T2 respectively। हिंदी, माना कि T1 तथा T2 तापमान पर अभिक्रिया का दर स्थिरांक क्रमशः K1 और K2 है। क्रमशः K1 और K2 है। मतलब समझ रहे हैं। T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K1, T2 तापमान पर K2, यानी T1 पर रेट कांस्टेंट दे दिया है और T2 पर निकालना रहे तो यदि हम इन चारों के बीच यदि रिलेशन बना ले तो हम इस तरह के सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे रिलेशन बनाएंगे देखिए। आप जानते हैं, अभी जस्ट समीकरण पढ़े हैं, log k बराबर -EA/2.303 इंटू R इंटू 1/T प्लस log a। बताओ तापमान हम T1 से T2 करते हैं, तापमान बढ़ाएं घटाएं यानी T1 से T2 करें तो क्या R का मान और A का मान और EA का मान चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये सब मान तापमान पर निर्भर नहीं करता है। यानी जब टेम्परेचर T1 होगा तब भी एक्टिवेशन एनर्जी R और A वही होगा और टेम्परेचर T2 होगा तब पर भी एक्टिवेशन एनर्जी R और A का मान वही होगा। तो बताओ जब हम रेट कांस्टेंट K का मान क्या ले लेंगे K1, रेट कांस्टेंट K1 कौन से तापमान पर है? T1 टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर T1 करो -EA/2.303 R इंटू 1/T1 प्लस log A। ये समीकरण फर्स्ट। उसी तरह से एक और समीकरण बनाइए, रेट कांस्टेंट K2 बराबर EA, अभी भी वही है 2.303 R इंटू 1/T2 प्लस log A। ये समीकरण सेकेंड। 2 समीकरण आ गया, उसको सॉल्व कीजिए। सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे, जिसमें माइनस करेंगे उसका साइन
चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, इसको ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब log k2 माइनस log k1 बराबर बराबर प्लस वाला को पहले लिखिए, ई ए बाई 2.303 r इंटू 1/t1 माइनस ई ए बाई 2.303 r इंटू 1/t2। दिखाई पड़ रहा? चलिए बताओ, आप पढ़े ऐसा फॉर्मूला, log x माइनस log y क्या होता है बाबू? log x प्लस y, मैथ में ऐसा पढ़े होंगे, यानी कि log k2 बटे k1 बराबर, इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन समझते हैं, जो दोनों में सेम पार्ट हो, क्या कॉमन है? ई ए बाई 2.303 r इंटू 1/t2 माइनस क्या 1/t2 माइनस 1/t1, उल्टा लिखे, सॉरी, 1/t1 माइनस 1/t2। काफी इंपॉर्टेंट, ये सब समीकरण पढ़ करके याद रखेंगे, ऐसे न्यूमेरिकल बनाते बनाते याद हो जाएगा। अब जैसा कि जानते हैं, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट, जब दो चीज डायरेक्टली के संबंध में होता है तो उन दोनों का अनुपात बराबर होता है, यानी कि T1 और T2 टेम्परेचर पर जो रेशियो K2 और K1 का होगा वही रेशियो R2 और R1 का होगा, क्योंकि दो चीज में जब डायरेक्टली का संबंध होता है तो उन दोनों का अनुपात हमेशा बराबर होता है। बताइए हम इसको, इस समीकरण को कैसे लिख सकते हैं? log R2 बटे R1, log R2 बटे R1 बराबर, बोलो, ई ए बाई 2.303 r इंटू 1/t1 माइनस 1/t2। ये तो ये दोनों समीकरण याद रखेंगे, और इसका नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 4, हम आज जो लेक्चर नंबर 3 में जितना भी कंसेप्ट सीखे हैं उस सारे कंसेप्ट पर हम क्वेश्चन करवाएंगे, बढ़िया बढ़िया सवाल कराएंगे। लेक्चर नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए वेरी वेल।